जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हिंदी का जो कोर्स कोड 305 है यानी कि 305 उसका वीडियो हमने देख लिया था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के 306 जो हमारा कोर्स कोड होगा 306 द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का द्वितीय प्रश्न पत्र इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया गया है दोस्तों कि जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो राजभाषा अधिनियम है दोस्तों वह 1963 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1963 को। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया। तो 1963 में कब संशोधन किया गया राजभाषा में, तो आपको बताना है। तो सन 1967 को कब किया गया था दोस्तों? सन 1967 को संशोधन किया गया था। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 14 सितंबर को हमारा हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है। तो राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है। तो हमारा क क्षेत्र में आता है यानी कि ए क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा हमारी अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से लागू हुई। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से लागू हुई, तो आपको बताना है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1965। कब लागू हुई थी? तो 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि राजभाषा नीति, तो राजभाषा नीति की जानकारी वाले विवरण 343 और 351 संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17वें भाग में है राजभाषा नीति जानकारी के जो विवरण हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा जो है वो 6-7 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो हमारा दोस्तों जम्मू कश्मीर में 6 व 7 मतलब लागू नहीं होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की ओर से अनुगामी 344 की खोज कब हुई थी। तो राजभाषा आयोग की ओर से अनुगामी 1944 की खोज जो हुई थी वह 1955 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बीजी खेर थे। कौन थे? श्री बीजी खेर जी थे प्रथम अध्यक्ष राजभाषा आयोग के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यात्मिक के लिए विचार करने के लिए कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम आध्यात्मिक के लिए विचार करने के लिए कौन थे। तो वो थे दोस्तों श्री जी वी पंत थे। ठीक है, श्री जी वी पंत थे। अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि है वह प्राचीन रूप है, किसका प्राचीन रूप है आपको बताना है। तो ब्राह्मी लिपि का, यानी कि ब्राह्मी का ही प्राचीन रूप है जो हमारा आधुनिक देवनागरी लिपि है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान के 8वीं, ठीक है 8वीं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य भाषा है। तो वह कौन सा भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य भाषा है। तो आपको बताना है वह कौन सा भाषा है। तो वह भाषा जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा अंग्रेजी। कौन सा भाषा हो जाएगा? अंग्रेजी है जो है दोस्तों वो, जबकि वह राज्य भाषा है लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो वह है दोस्तों भोजपुरी जो है दोस्तों यह भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है
कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो संथाली भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा संथाली भाषा को, ठीक है। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो आपको बताना है, तो वह हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत संघ की राजभाषा क्या है। तो जो भारत संघ की राजभाषा है वह क्या है, आपको बताना है, तो वह है दोस्तों देवनागरी लिपि हिंदी में, ठीक है। यानी कि देवनागरी लिपि हिंदी में ही जो क्या है वह भारत संघ की राजभाषा है। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई थी वह किस भाषा में की गई थी दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि 2017 में भारत सरकार ने निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया था। तो किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया था, तो प्राकृतिक भाषा को। किस भाषा को दोस्तों? प्राकृतिक भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया था। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं दोस्तों, तो हमारी 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कि राजभाषा आयोग में कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो 21 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं राजभाषा आयोग में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि राजभाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला दिया है कि राज्य भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य भाषा होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति राजभाषा की नियुक्ति करता है। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी विश्व को कितने नंबर की भाषा है, यानी कि हिंदी जो है दोस्तों वो विश्व में कितने नंबर की भाषा है, तो वह तीसरे नंबर की भाषा आती है। हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर आती है भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लिपि की आवश्यकता क्यों है। तो आपको बताना है कि लिपि की आवश्यकता क्यों है। तो लिपि की जो आवश्यकता है दोस्तों वो भाषा लिखने में होती है। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषा लिखने में हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या दोस्तों 11 है, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में कि देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक हैं। तो देवनागरी लिपि के सुधार संयोजक के समिति संयोजक हैं वह हैं काका कालेलकर। कौन है दोस्तों? काका कालेलकर देवनागरी लिपि सुधार समिति के क्या हैं? संयोजक हैं। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो आपको बताना है कि वह कौन से विद्वान थे जो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो वो थे दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी। कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी जी थे जो देवनागरी लिपि के जगह पे रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो वो थे दोस्तों हमारे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला जो क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो उसका प्रयोग दोस्तों जयभट्ट की शिलालेख में हुआ था। किस में हुआ था? जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको बताना है कि जो 28-29 नवंबर 1953 में बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था, याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यापक क्षेत्र के व्यापन होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मातृभाषा कहा जाता है। जैसे जो व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली बहुसंख्यक लोगों की बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नगरीय प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो जो नगरीय प्रचारणी सभा है काशी की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो आपको बताना है। तो 1993 में हुई, 93 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1993 में हुई, स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी पहेलियाँ शीर्षक ग्रंथ का संपादन किया। तो जो भोजपुरी पहेलियाँ जैसे एक यह शीर्षक है, इस ग्रंथ के संपादक किसने किया था आपको बताना है। तो इसके संपादक जो दोस्तों वो हैं श्रीधर मिश्र। कौन थे? श्रीधर मिश्र थे, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी लोक साहित्य के कितने भाग हैं? तो भोजपुरी लोक साहित्य के कितने भाग हैं आपको बताना है। तो भोजपुरी लोक साहित्य के दोस्तों लोकगीत, लोक गाथा और लोक कथा यह तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोलियां के कितने रूप हैं? तो भोजपुरी बोलियों के कितने रूप हैं आपको बताना है। तो भोजपुरी बोलियों के दोस्तों 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से भोजपुरी के रूप हैं। तो भोजपुरी के रूप कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों आदर्श भोजपुरी, नात्मक भोजपुरी, दूसरा है पश्चिमी भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, ए बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? तो जो विदेशिया गीत है वह किस प्रकार का होता है आपको बताना है। तो विदेशिया गीत है जो दोस्तों वो वीर रस के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? वीर रस के प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लोक गीतों की सफलता का क्या कारण है? तो लोक गीतों की सफलता का क्या कारण है आपको बताना है। तो वह है दोस्तों लोकगीतों की सफलता का कारण कि पुरानी समझ में आने वाली भाषा। इसकी विशेषता यही है कि पुरानी समझ में आने वाली भाषा का ही कारण है। अगला जो क्वेश्चन है कि सोनी महिवाल लोकगीत कहाँ का है? तो जो सोनी महिवाल लोकगीत है वह कहाँ का है आपको बताना है। तो जो सोनी महिवाल गीत है दोस्तों वह पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का सोनी महिवाल लोकगीत है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि पूरब की बोलियों में अधिकांश आदिवासी गीत गाए जाते हैं। तो जो पूरब की बोलियों में अधिकांश आदिवासी गीत गाए जाते हैं तो वो विद्यापति के। किसके गीत गाए जाते हैं दोस्तों? विद्यापति के। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो वो है दोस्तों भोजपुरी। ठीक है। कौन सी बोली है या भाषा है? तो भोजपुरी नहीं शामिल है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार उपभाषा वर्ग के अंतर्गत में कौन सी बोली आती है? तो बिहार उपभाषा वर्ग के अंतर्गत हमारे भोजपुरी, मैथिली, मगधी ये तीनों बोलियां आती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मगधी किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगधी जो है दोस्तों वह किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो मगधी है वह बिहार की है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, बिहार की मगधी हिंदी प्रदेश की बोली है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों का अड्डा है, यह कथन किसका है? तो जो हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों का अड्डा है यह बात किसने कहा था? तो आपको बताना है। तो ये बात दोस्तों ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर दोस्तों भिखारी ठाकुर। कौन है दोस्तों? भिखारी ठाकुर जो है वो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजपुरी में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है? तो भोजपुरी में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है आपको बताना है। तो विदेशिया गीत का। कौन से लोकगीत का? तो विदेशिया लोकगीत का भोजपुरी में अधिक प्रचार हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? तो जो लोकगीतों की भाषा होती है वह आम बोलचाल की भाषा होती है। कैसी होती है? आम बोलचाल की भाषा जो होती है वह लोकगीतों की भाषा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस अर्थ में भिन्न है? तो जो लोकगीत हैं वह शास्त्रीय संगीत से किस अर्थ में भिन्न है? तो आपको बताना है। तो वह है लोच, ताजगी और ताल में। यानी कि जो शास्त्रीय गीत होते हैं जो हमारे और जो हमारे लोकगीत होते हैं उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि क्या उसमें एक तरह से दोनों में भिन्न क्या होता है आपको वो चीज़ बताना है। तो वो उसमें लोच, ताजगी, ठीक है, और उसमें ताल
ये सब चीज़ें जबकि लोकगीत में उतनी नहीं देखी जाती हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो इसलिए लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में लोच, ताजगी और ताल में भिन्न है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि विदेशिया का प्रचार किस बोली में अधिक हुआ है। तो जो विदेशिया, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विदेशिया का प्रचार किस बोली में अधिक हुआ है। तो जो विदेशिया का प्रचार है दोस्तों वो भोजपुरी बोली में अधिक हुआ है। किस बोली में हुआ है, तो भोजपुरी की बोली में विदेशिया का प्रचार अधिक हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से भोजपुरी का नामकरण हुआ। तो जो भोजपुरी का नामकरण हुआ निम्न में से आपको बताना है, तो वो हमारा दोस्तों पूरन का भोजपुरी और नौका का भोजपुरी, इन दोनों में हुआ था। किस में हुआ था, पूरन का भोजपुरी और नौका का भोजपुरी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्यान से सुनिएगा, किसने कहा है भोजपुरी क्षेत्र के लोगों में एक और विशेषता है, जब राष्ट्र और संस्कृति के विकास और समृद्धि के लिए कोई महान प्रयत्न होता है तो वो उसमें सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। मतलब कि जो भोजपुरी क्षेत्र के लोग होते हैं, जब राष्ट्र और संस्कृति के बारे या समृद्धि के लिए कोई कार्य होता है तो वह महान प्रयत्न होते हैं। ठीक है, यानी कि गौरवपूर्ण होते हैं, तो वे उसके सामने अपना सब चीज़ यानी कि सब कुछ उस पर न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये बात किसने कहा था दोस्तों, तो ये बात डॉक्टर राजबली पांडे जी ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर राजबली पांडे जी ने कहा था, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भोजपुरी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो भोजपुरी शब्द जो है दोस्तों वो सर्वप्रथम जॉन विम्स ने दिया था। किसने दिया था, जॉन विम्स ने दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिखिस्तक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो त्रिखिस्तक सर्वे ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कौन थे, सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जो HND, ठीक है दोस्तों, हमारे HND कोर्स कोड 306 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में 307 के संबंध में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।